हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कुशिंग सिंड्रोम को। कुशिंग सिंड्रोम जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर का ही एक हम बोल सकते हैं कि उसका ही एक डिसऑर्डर है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो यहाँ पे देखो हमने कुशिंग सिंड्रोम को पढ़ना है। तो कुशिंग सिंड्रोम में सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम हमें किसी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं सिंड्रोम। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो कुशिंग सिंड्रोम एक तो कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम। तो जब मैंने अब देखो कि यहाँ पे कुशिंग डिजीज़ कब हम कहेंगे कि जैसे मैंने आपको ये वाला वहाँ पे भी फ्लो चार्ट में करवाया था कि हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज होता है, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो जाके इसको एक्टिवेट कर रही है आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो ACTH को रिलीज़ करती है। उसके बाद ACTH आपकी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और एड्रिनल ग्लैंड आगे जाके वो तीनों हार्मोन को रिलीज़ करती है जो हमने देखे थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुशिंग डिसीज। ठीक है, हमने एडिसन पढ़ा था, हमने पहले एडिसन पढ़ा था। एडिसन में क्या था कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड थे जिसको हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, और एंड्रोजन हमारे सेक्स हार्मोन्स क्या हो रहे थे एडिसन में, डिक्रीज हो रहे थे, है ना। एडिसन में क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। लेकिन कुशिंग में अब ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कुशिंग में हमें इनका लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो डिजीज़ हम तब बोलते हैं जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ACTH की सिक्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज़ हेयर इन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहाँ से जो ACTH है उसकी सिक्रेशन ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कुशिंग डिजीज। ठीक है, जब हाइपर सिक्रेशन होती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्यू टू कॉज्ड बाय इंक्रीज ACTH की वजह से। ठीक है, जब ग्लूकोकॉर्टिसोल किसकी वजह से बढ़ता है, ACTH की सिक्रेशन बढ़ने की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको डिजीज़ में करते हैं। ठीक है। और सिंड्रोम जब क्या है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम है, सपोज करेगी एड्रीनल कॉर्टेक्स का कोई ट्यूमर हो गया, यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से अगर कॉर्टिसोल की सिक्रेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे हम उसको सिंड्रोम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और इसमें अदर कॉजेज आ सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से ग्लूकोकॉर्ड ले रहा है, ठीक है, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। तो ये याद रखना कि डिजीज़ हम तब कहते हैं जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है और तब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, और कुशिंग सिंड्रोम तब बोलते हैं जब एड्रीनल ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लेट्स डिस्कस इट्स कॉजेज। तो देखो कॉजेज को हमने एक्सो और एंडो में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक्सो मतलब कि बाहर से कोई कारण, ठीक है, बाहर का कोई कारण जैसे। ठीक है, अब इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो इस डिजीज़ का कारण है वो यही कॉज रहता है कि कोई पर्सन है और वो बहुत लंबे टाइम से क्या ले रहा है, वो बहुत लंबे टाइम से स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहा है। क्या ले रहा है वो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बड़े लंबे टाइम से ले रहा है, जिसकी वजह से अब उसको क्या डेवलप हो गया, उसको कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो गया। और दिस इज़ द मेन कॉज, इस डिसीज़ का जो मेन कॉज है वो यही है। जैसे हमने एडिसन डिजीज़ में मेन कॉज क्या पढ़ा था, ए से ऑटोम्यून, 70% चांसेस होते हैं कि ऑटोम्यून की वजह से ही एडिसन डिजीज़ होती है। अब यहाँ पे कुशिंग में सबसे जो मेन कॉज है वो एक्सोजीनियस है और उसमें भी लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें नहीं है, ये यहीं पे हम देखेंगे। ठीक है, ये नहीं, एक्सो में सिर्फ आपने यही एक देखना है। ठीक है, देखिए एंडो में क्या है, एंडो में सबसे पहला, एंडो मतलब कि आपके अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सपोज कि पर्सन को पिट्यूटरी का एडिनोमा हो गया, ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ हो गई है वहाँ पे कोई, जिसकी वजह से क्या है कि एक्सेस में ACTH इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से एक्सेस कॉर्टिसोल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्टोपिक ACTH। ठीक है, एक्टोपिक ACTH की देखो, एक्टोपिक मतलब कि लाइक देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ACTH कहाँ से रिलीज होता है, नॉर्मली जो हमारा ACTH है वो हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो होता है, ठीक है, रिलीज होता है। बट एक्टोपिक में क्या होगी, कहीं और से, ठीक है, सपोज कि कहीं और कोई ट्यूमर हुआ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि सपोज कि लंग्स में कैंसर हो गया, ठीक है, ट्यूमर हो गया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लंग्स में हो गया और वहाँ से ACTH की सिक्रेशन आने लगी। ठीक है, नॉर्मली तो वहाँ से नहीं आती, नॉर्मली तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होता है, बट यहाँ पे क्या कि लंग्स में कैंसर हुआ और वहाँ से ACTH की सिक्रेशन आने लगी, तो उस रीजन को हम बोलते हैं एक्टोपिक। और जब वो इंक्रीज होता है आउटसाइड, ठीक है, देखो लिखा है कि यहाँ पे जो ACTH है वो मेड आउटसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड के बाहर से कहीं रिलीज हो रहा है,
तो उसकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम अगर हो रहा है तो वो हम एक्टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। तीसरा हमारा आता है एड्रीनल ट्यूमर। ठीक है, एड्रीनल ट्यूमर जाने कि एड्रीनल ग्लैंड का ही ट्यूमर हो चुका है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय एड्रीनल ग्लैंड। तो ये हमें कॉजेज़ क्या है कि कुशिंग के ये वाले कॉज याद रखने हैं, इसके ये इतने से हैं। ठीक है, जैसे हमने एडिसन में काफ़ी सारे कॉज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखने की नहीं गया। एक तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड जो कि एक्सो में आता है, उसके बाद एंडोजीनस में हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा, दूसरा हमारा एक्टॉपिक एसीटी सिक्रेशन, और तीसरा हमारा आता है एंडो में एड्रीनल ट्यूमर। ठीक है, तो ये आपको कॉजेज याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की ओर। तो देखिए, अब जब मैंने आपको एडिसन डिजीज़ करवाई थी तो उसके भी मैंने आपको जब सिम्टम करवाए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे सिम्टम थे, है ना, क्लिनिकल फीचर्स बहुत सारे थे। तो मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, वो निमोनिक आपको याद होगा। अभी अगर आपने एडिसन की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, उसमें वो सब उसको बताया है कि कैसे कैसे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। इससे पूरी ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के लिए आपको एक निमोनिक दे रही हूँ, आपको ये निमोनिक याद रखना है। अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स को याद करना है तो आपको निमोनिक याद रखना होगा, मून फेसिस। ठीक है, ये निमोनिक याद रखना है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैं लिखे हूँ, मून फेसिस निमोनिक आपको क्या है कि याद रखना है। अब देखते हैं इनमें से इससे क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सो एम से हमें क्या देखने को मिलता है, एम से हमें दो सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक तो मून फेस है, दूसरा क्या देखने को मिलता है, हमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो भी कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन है, जो भी कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन है उसका क्या होता है, जैसे एडिसन में तो वो पतला था, कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट क्या होता है कि गोल गोल होता है, मोटा सा भी क्या, इसमें उसको ओबेसिटी रहती है, क्योंकि जो फैट है, फैट कौन बना रहा है, ठीक है, कॉर्टिसोल ही ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फैट का जो डिपोजिशन है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, फैट क्या है कि अनइक्वली बॉडी में डिपॉजिट करती है। ठीक है, अनइक्वली जाने की सपोज कि पहले फैट क्या थी कि जितनी इधर थी उतनी ही इधर थी। ठीक है, जितनी हमारी आर्म्स में जा रही थी उतनी ही हमारे बाकी बॉडी पार्ट में जा रही थी। यहाँ पे फैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी कि यहाँ पे अनइक्वली में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा फैट जो है वो हमारी, सबसे ज़्यादा फैट क्या है वो टमी पे, और जो बैक ऑफ द नेक है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। बैक ऑफ द नेक ज़्यादा फैट होगी, और जहाँ पे टमी पे, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहेंगे और ट्रंकल ओबेसिटी भी, और जब बैक में होगी तो हम उसको बफेलो हम के नाम से जानेंगे। ठीक है, बाकी की बॉडी क्या है, कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन क्या होगा कि उसका क्या होगा कि पेट वगैरह और जो उसकी बैक में उसकी नेक की बैक है सब कुछ मोटी होंगी, लेकिन उसकी जो एक्सट्रीमिटी है, उसकी जो ये एक्सट्रीमिटी हैं ये क्या होंगी, पतली सी होंगी। ठीक है, ऐसे लगेगा कि जैसे एक स्टिक के ऊपर नींबू लटक रहा है। ठीक है, एक स्टिक है और उसके सेंटर में क्या है, एक नींबू। ठीक है, कि सेंटर से पर्सन क्या होगा, एकदम मोटा मोटा बॉडी भरकम। ठीक है, उसका फेस भी मोटा मोटा ऐसे गोल सा होगा, मून जैसा, और उसका पेट भी ऐसे पूरा मोटा होगा। ठीक है, सेंट्रल पेंडुलम जैसे लटक रहा है, पेट ऐसा निकला होगा, लेकिन उसकी जो एक्सट्रीमिटी है वो क्या होंगी, वो बहुत पतली पतली होंगी। ठीक है, चलिए अब सिम्टम देखते हैं इसके। तो मून फेस क्योंकि फैट रीडिस्ट्रीब्यूट टू फेस में ज़्यादा होगी है, तो ऐसा उसका हमें फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस फेस को याद रखना कुशिंग सिंड्रोम वाले को कि ऐसे इसका गोल गोल फेस हो जाता है। ठीक है, सी का ओ बना दिया, इसका ऐसा ऐसा फेस हो गया। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें ध्यान में देनी है कि जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है उनके बारे में। अब देखो, जब मैंने तुम्हें एडिसन डिजीज़ करवाई थी तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि पर्सन को एमिनोरिया हो रहा है, पर्सन की जो लिबिडो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुशिंग सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम में भी क्या है कि उसको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, एमिनोरिया की प्रॉब्लम है, उसकी लिपिडो क्या है, डिक्रीज़ है। जबकि एडिसन में तो हार्मोन जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़, और कुशिंग में तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उस हिसाब से तो दोनों के सिम्टम एकदम ऑपोजिट होने चाहिए, राइट।
तो सारे सिम्टम ऑपोजिट होते हैं, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस वाला सिम्टम में सेम दोनों में क्यों आ गया कि उसमें भी यही प्रॉब्लम और उसमें भी यही। तो जो मैकेनिज्म है ना वो डिफरेंस है, सिम्टम आने का मैकेनिज्म क्या है कि वो डिफरेंट है। जैसे देखो, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एडिसन और कुशिंग में दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस और लिपिडो डिक्रीज है, लेकिन दोनों में ना मैकेनिज्म अलग है। देखिए एडिसन में जो हमें एमेनोरिया और जो डिक्रीज लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव हमें डिक्रीज देखने को मिलती है, उसका रीज़न यह रहता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे आपके सेक्स हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या है कि ये जो एंड्रोजन वगैरह है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। कुशिंग में क्या होता है कि कुशिंग में आपको पता है कि कोर्टिसोल इंक्रीज़ होता है। क्या होता है आपका, कोर्टिसोल इंक्रीज़ होता है, और जब ये इंक्रीज़ होता है ये सप्रेस करता है किसको, तो ये आप सप्रेस करता है आपके LH हार्मोन को प्लस आपके FSH हार्मोन को। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स को क्या कर देता है, ये सप्रेस कर देता है। तो जब ये दोनों सप्रेस होते हैं तो आपको पता है कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगी, इन्हीं की वजह से होती है। तो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे, और यहीं पे इसी की वजह से क्या है कि हमें लिपिडो वगैरह उसमें भी डिक्रीज देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस इसीलिए आ रही हैं, ये मेंसेस इसलिए डिस्टर्ब हैं क्योंकि FH और LH क्या हो गए हैं, उनकी सिक्रेशन पे भी इफेक्ट डाल दिया है। इस कॉर्टिसोल ने अपने इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों को सप्रेस कर दिया है, इस वजह से हमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस दिख रही है। देखिए लिखा हुआ है कॉर्टिसोल एक्सेस एंड्रोजन सप्रेस कर रहा है गोनोडो जो हमारा GnRH है, ठीक है, गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसने तो करवाना थी LH और FHS को एक्टिवेट इसने तो करवाना था, और ये तो खुद सप्रेस पड़ा है, तो ये सप्रेस है तो ये भी फिर कम हो ही जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमें एमेनोरिया और इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलती हैं। तो M से हमने जो मून फेस का M था वो तो हमारा क्लियर है ना, M से याद रखना है हमें मून फेस और दूसरा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, उसके बाद हमें O याद रखना है। O से ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है वो ओस्टियोब्लास्ट की इनहिबिट कर देता है। ठीक है, बोन डिसॉर्प्शन कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीज हो रही है, बोन काफ़ी वीक हो जाती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क रहता है। ठीक है, और दिस इज़ नॉट कैल्शियम लेस अलोन। ठीक है, क्योंकि देखो कॉर्टिसोल जब जो कुशिंग सिंड्रोम है ना उसमें हमें हमारी कैल्शियम कम होती है बॉडी में। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ओनली यही रीज़न नहीं है कि ओस्टियोपोरोसिस होने का सिर्फ रीज़न यही नहीं है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, सिर्फ एकमात्र, हाँ जी कैल्शियम कम है हम जानते हैं, लेकिन ये एकमात्र रीज़न नहीं है आपकी बोन को ऐसी हालत होने की। इसका रीज़न ये भी है कि आपकी जो ओस्टियोब्लास्ट है उसकी एक्टिविटी को, ये जो सेल्स है बोन फॉर्मेशन सेल्स, उसको ओस्टियोब्लास्ट जो है बोन के सेल उनको कॉर्टिसोल ने इनहिबिट कर दिया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बोन रीजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। सो दैट्स वाई कि हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड O, देखिए मून का हमने M कर लिया, O कर लिया, सेकंड O, 2 O थे ना, उससे आ गई ओबेसिटी, वो भी सेंट्रल और ट्रंकल, देखो कैसे मोटा हुआ। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन। ठीक है, उसके जो फैट है उसके ट्रंक पे, उसके एब्डोमेन के, उसके ऐसे फेस पे, ठीक है, देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो उसकी जो आर्म्स हैं, ये देखो इसकी आर्म्स, ये देखो इसकी लातें, इसकी जो लेग्स हैं वो क्या हो गई हैं, थिन हो गई हैं, मसल्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से। ठीक है, सो कॉर्टिसोल कॉज लिपोलाइसिस इन लिम्स में उसने लिपोलाइसिस फैट का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और सेंट्री लिपोजेनेसिस कर दिया कि ज़्यादा जो फैट है वहाँ पे उसने देखो जनरेट कर दी है। ठीक है, ऐसा याद रखना पर्सनल्स में, और एक्सट्रीमिटी के पूछे तो ऐसा याद रखना। उसके बाद N से नो सेक्सुअल डिज़ायर, जो मैंने अभी अभी आपको बता दी है। ठीक है, जब मैंने मेंस्ट्रुअल ब्लड किया। ठीक है, सो N से आपने याद रखना है नो सेक्सुअल डिज़ायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है F से, जो मैंने फेसेस लिखवाया था, जो मैंने क्या किया था आपको फेसेस लिखवाया था, तो F से क्या होगा, फीमेल हेयर, जिसको हम हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि जब बॉडी में एंड्रोजन क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो एंड्रोजन की वजह से तो फेशियल हेयर जो भी मेल लाइक फीचर आते हैं, तो यहाँ पे भी जब एंड्रोजन
इंक्रीज़ होगा तो हमें फीमेल में क्या है, ऐसे मेल जैसे क्या है फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं मस्कुलाइन फीचर। मस्कुलाइन फीचर यानी मेल जैसे फीचर फीमेल में भी देखने को मिलते हैं, जिसके उसके फेस में हेयर वगैरह आ गए, ठीक है। एक्सेस मेल पैटर्न हेयर इन फीमेल, ठीक है। वो भी क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या ज़्यादा रिलीज हो रहा है, एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद ए से एक्ने, एंड्रोजन इंक्रीज हुआ, सीबम प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती साथ में, और एक्ने, ऑयली स्किन, ये सब देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्लेविकुलर फैट, ये जो मैंने आपको बताया था ना, फैलो हम्प होती है, देखो बैक ऑफ द नेक में क्या इकट्ठी हो रही है, ये देखो फैट इकट्ठी हो रही है, ठीक है, जिसको हम फैलो हम्प भी बोलते हैं। तो फैट कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगी, एक तो हुई तो उसकी टमी में डिपॉजिट, दूसरा बैक सुप्रा क्लेविकल जो एरिया है वहाँ पे जाके बैक ऑफ द नेक वो क्या होगी, ये जमा होगी, जिसको हम क्लेविकुलर फैट पैड भी बोल देते हैं और बुफेलो हम्प भी हम उसको बोल देते हैं। आई से हमारा रहेगा इम्यूनोसप्रेशन और इन्फेक्शन, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो यहाँ से इम्यूनिटी सप्रेस हुई तो इन्फेक्शन का रिस्क क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई से देखिए ग्लूकोज और बीपी भी इंक्रीज है, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ गया तो ग्लूकोज की बनना भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना बॉडी में, तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। दूसरा जो एल्डोस्टोन, एल्डोस्टोन आपको पता है कि सोडियम को रिटेन करता है, तो एल्डोस्टोन अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली सोडियम भी क्या हो जाएगा, बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पोटाशियम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्डोस्टोन ने पोटाशियम को क्या करना था, बॉडी से एक्सक्रीट आउट। तो अब अगर एल्डोस्टोन बढ़ गया है तो उसकी एक्टिविटी भी तो बढ़ गई है ना, तो सोडियम को वो ज़्यादा रिटेन कर रहा है, बीपी बढ़ा रहा है ज़्यादा, लेकिन पोटाशियम को क्या है कि बॉडी से ज़्यादा आउट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा था स्किन, एस से स्किन लास्ट वाला, तो यहाँ पे हमें कुछ स्किन के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं ड्यू टू प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है। कोलेजन के लॉस होने की वजह से कुराई जो कैपिलरीज हैं वो काफ़ी फ्रेजिल हो गई हैं, तो ये सारे जैसे स्किन हमारी थिन हो जाएगी, स्ट्रेरे वगैरह हमें देखने को, ये देखो थिन स्किन देखने को मिल रही है, ईजिली ब्रूशिंग हो जाएगी, थोड़ा सा भी रगल लगी तो होगी, ठीक है। ये हमें अबडमन पे ऐसे पर्पल कलर के स्ट्रेर देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे निशान, ठीक है। तो ये रहे स्किन के। तो यहाँ से आप मून फेस से क्या याद रख सकते हो, कुशिंग सिंड्रोम के मून फेसेस से क्या याद रखोगे, कुशिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स। सो जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसमें हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और इसका मैनेजमेंट देखेंगे। यहाँ तक ही इस वीडियो में हम फर्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।